कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोगों के लिए एक पोल डाला गया था और आपसे पूछा था कि 11th क्लास के विद्यार्थियों आप हमें बताइए कि आपको पहले कौन सा चैप्टर चाहिए। तो उसके अंदर आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर को भारी मतों से जिताया है, 88% से उसकी जीत हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूं स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं चैप्टर लेकर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा उसका फुल कॉन्सेप्ट, सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए और वो सब चीजें सीखने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप उसकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको आप कर सकें, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। बल्कि मैं इस वीडियो में करवाऊंगा भी। तो सारी की सारी एक्सरसाइज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद सरल रेखाएं आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। जी हाँ, तो देखते रहिए वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो मैं आपको रटवाता नहीं हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको नाम से ही कॉन्सेप्ट निकलवाता हूं। आइए निकालते हैं चैप्टर के नाम से कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। ये मैंने एक लाइन बना दी और ये स्ट्रेट है तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्या बकवास चल रही है यहाँ पर, ये हमने कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी बताया, ये तो मैंने इसका ट्रांसलेशन बता दिया। भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, तो क्या ये कॉन्सेप्ट हो गया? नहीं no. ये तो इसका हमने हिंदी में नाम बताया है। कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, किसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, किसको सरल रेखा बोलेंगे, ये बताता हूं मैं आपको। अब ध्यान से समझिएगा, ट्रांसलेशन पे मत जाइएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ छुपा है, इस कहानी में छुपा है। तो यहाँ पर एक स्कूल है, एक शहर का नक्शा है। वो मैं भी तो खड़ा हुआ हूं यहाँ पे। अरे मुझे नहीं देखा आपने, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, स्कूल में जाना चाह रहा हूँ पढ़ाने। ठीक है, टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा स्कूल जाके। अब मैं यहाँ से इस स्कूल जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ, जरा आप भी सोचिए और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं पहला तरीका तो ये फॉलो कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से ये वाला रास्ता चूज करूँ और मैं इस तरीके से स्कूल पहुँच जाऊँ। ऐसे में जा सकता हूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से चलूं और इधर मुड़ के और यहां से भी एक ना एक रास्ता चूज करके स्कूल चला जाऊं। ऐसे भी तो पहुंच सकता हूं। ये रास्ता भी स्कूल जा रहा है। क्या किसी और तरीके से जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं। मैं ये नीचे वाला रोड पकड़ूं, मैंने यहां से ये रोड पकड़ा, यहां से इधर आया, यहां से ये वाला रोड पकड़ा और फिर यहां से भी मैं स्कूल पहुंच गया हूं। क्या किसी और तरीके से जा सकता हूं? हाँ जी, और भी कई तरीके हैं। मैं यहां से इधर मुड़ के ये वाला रोड भी ले सकता था, मैं यहां से नीचे वाले रोड से भी कहीं से घूम फिर के आ सकता था। कई तरीकों से मैं स्कूल जा सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब सोचिए, क्या सोचिए कि अगर मुझे पता करना हो कि सबसे कम फासला मुझसे और मेरे स्कूल से कौन सा होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? सबसे कम दूरी। सबसे कम दूरी कब होगी? सबसे कम दूरी मेरे प्यारे बच्चों जब होगी, जब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी आओ ना देखूं ना ताओ और मैं सीधा बिल्कुल यहां से स्कूल आ जाऊं। ये मेरी और मेरे स्कूल के बीच की सबसे कम दूरी है। समझ में आई बात? सबसे कम डिस्टेंस या सबसे कम डिफरेंस जो है वो यहां पर है। अगर मैं बिल्कुल सीधा चला आऊं, अगर कोई ऐसी गली हो जो बिल्कुल सीधी मुझे स्कूल लेकर आ रही हो, तो ये सबसे कम दूरी होगी। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई। अब देखो जादू, कॉन्सेप्ट अब निकल के आया है। देखिए, अगर मैं स्कूल को एक पॉइंट कंसीडर करूं, ठीक है जी, और मैं अपने आप को भी एक पॉइंट कंसीडर करूं कि मैं भी एक जो है पॉइंट हूं। अब देखिए क्या बन गया ये। जी हाँ, यही तो है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन। तो मैं क्या कह सकता हूं? तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ये हो सकती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा फासला जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सरल रेखा होती है। मजा आया या नहीं आया? कमेंट करके बताना और इसी बात पे वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा फासला जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। हालांकि फासले और भी हैं लेकिन ये टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे नहीं है। सबसे छोटा तो ये है भैया, इतना सा है, बिल्कुल सीधा सीधा, ये स्ट्रेट लाइन बन गई।
तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आपसे मैं। अब देखिए, क्या आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो इस चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आपको पढ़नी है। जो आपका सिलेबस दिखा रहा है मैं वही आपको दिखा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। सबसे पहले है ब्रीफ रिकॉल ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस, कि आपकी जो पिछली क्लासेस हैं, जो 9th 10th हैं, उनमें जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, उसमें जो चीजें सीखी हैं या जो चीजें आप पढ़ के 11th में आए हो, उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, उनको थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है और इसके बाद बाकी की चीजें होंगी। तो आइए अभी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। ब्रीफ रिकॉल होगा, छोटा सा रिकॉल होगा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ी हैं, क्योंकि वो चीजें आपके इस चैप्टर में काम आएंगी। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं क्या क्या चीजें हम सीख के आए हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहली चीज जो आपने इसके अंदर सीखी थी, क्या सीखा था कि जो भी हम फिगर्स वगैरह ड्रॉ करते थे वो हम ग्राफ पेपर के ऊपर यानी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बनाते थे। उसके कुछ पॉइंट्स होते थे, जैसे कि ये जो स्कूल का पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट होगा, वाई एक्सिस का कोई पॉइंट होगा। मैं जिस बिंदु पर खड़ा हूं मेरा भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, कोई नंबर होगा, है ना, यूनिट होगी। ये हमें पता होता था, ये चीज आप करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब सबसे पहली चीज जो आपने सीखी थी वो सीखी थी किन्हीं भी 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, उनके बीच का फासला निकालना, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना, और यहीं से आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। याद आया या नहीं आया? चलिए मैं शटर नीचे करता हूं, ये मैंने दुकान का शटर गिराया और डिस्टेंस फॉर्मूला सामने आया। तो ये था वो फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का जो है वो अंडर रूट कर दो तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि मैं ये मान लेता हूं कि ये जो स्कूल है ये है पॉइंट S, और ये जो मैं खड़ा हुआ हूं ये है पॉइंट A फॉर आदिल, S फॉर स्कूल। तो अगर A और S के बीच की दूरी निकालनी हो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। जो x2 y2 के पॉइंट होंगे वो रखेंगे, जो x1 y1 के पॉइंट होंगे वो रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, फासला, दूरी निकल आएगी। ठीक है, ये आपने सीखा था 10th क्लास में, करे भी थे सवाल इसके। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद जो अगला फॉर्मूला आपने पढ़ा था मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। क्या पढ़ा था बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये जो हमारी एस लाइन है, लेट सपोज इस लाइन को हमारे बीच में कोई एक पॉइंट आया आर, लेट सपोज वो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई वो यहाँ पर आएंगे। अब इस पॉइंट आर ने हमारी इस स्ट्रेट लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए, इसको भाग कर दिया, इतना हिस्सा अलग और इतना बड़ा हिस्सा अलग। अब उस रेशो को लेट सपोज हमने m1 और m2 नाम दे दिया कि m1:m2 रेशो में इसने बांटा है। तो यहां से अगर आपको रेशो पता होगा तो आप इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि x और y के क्या पॉइंट्स होंगे, क्या यूनिट होंगे। और अगर आपको ये यूनिट पता होंगे तो इस तीसरे पॉइंट ने हमारी उस लाइन को यानी उस दोनों पॉइंट के बीच के फासले को किस रेशो में बांटा है, आप वो रेशो भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, याद आया? कुछ नहीं आया? जल्दी से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि मैं दुकान का शटर गिरा रहा हूं और ये मैंने शटर नीचे गिराया और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला बाहर आया। जी हाँ, सेक्शन फॉर्मूला आपने एक पढ़ा था जो इसीलिए यूज में आता था कि अगर कोई तीसरा पॉइंट हमारी गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो किस रेशो में कर रहा है, अगर हमें वो रेशो गिवन है m1 m2 गिवन है, तो हम उसके ये कोऑर्डिनेट्स x और y निकाल सकते हैं ग्राफ के ऊपर के कहां पर इसका x होगा, कहां पे उसका y होगा। ये फॉर्मूला होता था m1x2 + m2x1/m1 + m2। ये आपका ये करने से x वाला कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, और m1y2 + m2y1/m1 + m2 ये सॉल्व करने से आपका y वाला कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये याद आ गया होगा कि हाँ, ऐसा कुछ भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तीसरी चीज जो मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं वो क्या है, वो भी एक फॉर्मूला है लेकिन और ज्यादा आसान है। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर जो हमारी दी गई लाइन है या जो दिए गए पॉइंट्स हैं उनको कोई तीसरा पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में से डिवाइड कर दे, आधा आधा, मतलब मुझसे और मेरे स्कूल के बिल्कुल बीचों बीच आधा रास्ता या आधा फासला कहां पर होगा, तो वो कोई एक पॉइंट हो सकता है। लेट सपोज यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका बिल्कुल ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच का पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है इसको मैं r से डिनोट कर रहा हूं, इसके भी x और y के ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे।
ठीक है जी। अब इसने पॉइंट ने हमारी इस लाइन को बीच में से आधा आधा, मतलब आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, या हम ये कह सकते हैं कि बराबर रेशो में डिवाइड किया है 1:1 की। तो अगर ऐसे में हमसे कहा जाए कि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस आर के एक्स और वाई के नंबर यूनिट बताओ कि एक्स पे क्या होगा, वाई पे क्या होगा, तो इसका भी एक तरीका था। मैं फिर से शटर गिरा रहा हूं और एक फॉर्मूला आपके सामने ला रहा हूं। आ गया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जी हाँ, ये फॉर्मूला आप ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं जब रेशो आगे पीछे होगा तो सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन अब रेशो बराबर है, बिल्कुल बीचों बीच में है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला है। x1 x2 आपको पता ही होंगे इन दोनों के, भाई इसके x2 y2 हो गए, मेरे x1 y1 हो गए, तो x1 x2 को जोड़ो उसका आधा कर दो और y1 y2 को जोड़ो उसका आधा कर दो, तो इससे आपका x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इससे आपका y का आ जाएगा। बेसिकली हम एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, बीच का कैसे निकालते हैं, भाई जो नंबर है उनको जोड़ के उसका आधा कर दो। 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड, 3 है तो 3 से डिवाइड, यही तो होता है ना एवरेज। अब 2 नंबर है x1 और y1, इनको जो x1 और x2 इनको जोड़ा, बीच का आधा कर दिया, y1 y2 इनको जोड़ा, उसका आधा कर दिया, तो यहाँ पर इसके पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो ये होता था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब बिल्कुल बीचों बीच के पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला। ये भी आपने पढ़ा था। अब एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं, फिर हम नई चीजों की तरफ या नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पिछला आपका रिकॉल हो चुका होगा। देखिए ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अब लेट सपोज कि मैं ना यहाँ से दूसरा रास्ता भी चूज कर रहा हूँ ये वाला स्कूल जाने के लिए, कि मैं यहाँ तक सीधा आया, फिर मैं यहाँ से मुड़ के जो है वो यहाँ से सीधी गली में स्कूल की पकड़ ली, और मैंने इस वाले जो पॉइंट्स को नाम दे दिया अपना, वही आर नाम दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं हम x3 और y3, ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, एक ट्राइएंगल बन चुका है। आप देख सकते हैं ये बन गया, यहाँ पर ट्राइएंगल का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए नाम दे रखा है, ये आपका एस फॉर स्कूल है ही, तो ARS, ठीक है जी, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, SAR या RAS, जैसे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसको। अब आपको इसका भी एरिया निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया था, जी हाँ, पिछली क्लासेस के अंदर, कि अगर किसी ग्राफ पेपर के ऊपर, किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई ट्रायंगल बन रहा है और उसके तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये आपको पता है तीनों के, तो आप ऐसे बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल, उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, याद आ रहा है कुछ, या बिल्कुल ही गुलबटा सन्नाटा हो चुका है? चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने फिर से एक बार वो शटर गिराया और फॉर्मूला हमारे सामने आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, अगर आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, 23 31 12। जी हाँ, याद आया या नहीं आया भाई, 23 2 3 31 और 12 ये फॉर्मूला था एरिया निकालने का 1/2 अंडर द मोड, ठीक है। मोड के अंदर क्या रखना है आपको, 1/2 बाहर, मोड के अंदर रखना है आपको x1 रखना है पहले, फिर आपको रखना है y2 माइनस y3, फिर प्लस का x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस का x3 और फिर y1 माइनस y2। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता था। अब यहाँ पर ये मोड क्यों लगाया हमने, मोड लगाया है इसीलिए कि अगर अंदर कोई नंबर, कोई यूनिट माइनस में हो और उनको सॉल्व करके माइनस का नंबर आए तो वो प्लस बन जाए, क्योंकि फॉर्मूला जो हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया तो हमारा पॉजिटिव नंबर में ही होना चाहिए ना, इसीलिए हमने मोड लगाया है। फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको क्या बताया था मैंने, 23 31 12, ये ट्रिक याद करो। देखिए x1 के साथ कितने हैं, बाकी के दोनों के। देखिए x1 अगर मैं देखूं, फॉर्मूला में थोड़ा सा ऊपर करता हूं, अब यहां पर देखिए x1 के जो साथ है, x1 के साथ x का जो y है वो हटा दो, x1 के साथ आएगा इसका y और उसका y, ठीक है, y2 और y3। x2 के साथ आएगा दूसरे का, मतलब x2 अगर ये है तो इसका y नहीं लेना, फिर y1 और y3 आएगा, ये आ गया आपका, और x3 के साथ y1 y2। तरीका क्या था, 23 31 12 याद रखो, x1 x2 x3 23 31 12, ऐसे आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये आपका था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला लगाओ, तीनों पॉइंट्स पता हो तो इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है कि कितनी जगह ये घेर रहा है हमारे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, कितनी जगह जो है ये ले रहा है, ये वाली चीज़ जो है निकल के आ जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉल मैंने करा दी हैं। आप कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से कितनी चीज़ें आपको मेरे बताने से पहले ही याद थी।
तो जितना अभी तक आपने रिकैप किया है उसकी मदद से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए कर देते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। 3-4 सवाल प्रीवियस नॉलेज से ही हो जाएंगे, उसके बाद जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको जब बताऊंगा। देखिए समझिए, सवाल आपसे कह रहा है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बनाना है आपको। यहाँ पर किसके ऊपर? एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, मतलब एक ग्राफ पेपर के ऊपर, इसलिए मैंने पूरा जो पेज लिया है ग्राफ का लिया है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। आपको पता है नंबर जो हमें दे रखे हैं वो प्लॉट करने हैं। अब हमें जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है उसके में पॉइंट्स, 4 कोने होंगे, चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा 1 2 3 और 4, ये कहीं ना कहीं पे आएंगे इस ग्राफ पे, उनको हम मिला देंगे तो एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। फिर क्या करना है हमें? फाइंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो पहला काम क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनाना है। आइए बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है -4 और 5। आपको पता है कि ये x का होता है, ये y का कोऑर्डिनेट होता है। तो पहला पॉइंट -4 5, तो यहां से बिल्कुल बीचों बीच में से हम शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ खड़े हैं बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर, यहाँ से -4 मतलब x में -4 की तरफ बढ़ो। तो जब यहाँ से खड़े होकर आप -4 बढ़ेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ से फिर y पे जाओ 5 तक, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप कहीं पहुंचेंगे। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -4 और y 5। ये पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। ऐसे ही बाकी के कर लो फटाफट। 0 7 मतलब यहाँ पे खड़े तो 0, कहीं नहीं ये खड़े हो, फिर y पे 7 बढ़ जाओ, तो y पे पॉजिटिव 7 यहाँ बढ़ जाऊंगा, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 x पर y पर 7। फिर तीसरे पे आ जाओ 5 -5, तो पहले मतलब 5 पे इधर बढ़ो x की तरफ, फिर नीचे आ जाओ -5, तो यहाँ पे कहीं पे आप पहुंचेंगे। ये पॉइंट आपका हो जाएगा x पे 5 और y पे -5, और आखिरी पॉइंट बचा है -4 और -2। तो x पे -4 यहाँ पर आए, फिर y पे -2, मतलब नीचे जाओ तो यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर है x -4 और y -2, चारों पॉइंट प्लॉट कर दिए। इनको मिला के चतुर्भुज बनाते हैं। तो इन पॉइंट्स को अब हम मिलाने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है पॉइंट, यहाँ से मैंने इसको मिलाया, ये मैंने मिला दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से किसको मिलाना है हमारा? और कहाँ के? हाँ, एक ये रहा, ये हमारा 0 7 मिल गया। और यहाँ से इसको मिलाइए, और फिर जो ये बच्चे हैं दोनों पॉइंट्स, इनको आपस में मिला दीजिए, ये रहा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से। इसको आप नाम भी दे सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, P Q R एंड S, इसको हम S बोल देते हैं। तो PQRS हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। अब इसका एरिया निकालना है। अब क्वाड्रिलेटरल के एरिया का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ हमें ट्राइंगल के एरिया का जरूर पता है। मैंने आपको रिकैप में याद दिलाया था ना कि ट्राइंगल अगर हमें वर्टिस दे रखे हो तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, 23 31 12 वाला, ठीक है, याद करो। तो उसकी हेल्प यहाँ पे हम ले सकते हैं। लेकिन कैसे? ट्राइंगल थोड़ी है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई बात नहीं, ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर हम क्या करें, हम देखिए 2 तरीके से ट्राइंगल बना सकते हैं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने जोड़ दें तो ऐसा करने से हमें 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे। एक ट्राइंगल आपका ये वाला आ गया और एक ट्राइंगल आपका ये ऊपर आ गया। तो हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के इनको जोड़ दें तो पूरे का एरिया हमें मिल जाएगा। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों को मिला दो, बात जब भी वही पड़ेगी। अब भी 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक ये बन जाएगा ऊपर PRS, एक नीचे बन जाएगा PQR। इन दोनों का एरिया निकालो और उनको जोड़ दो, तो यहाँ से भी आपको पूरे इसका क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो निकल के मिल जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आप ऐसे निकालना चाहें ऐसे निकालिए, वैसे निकालना चाहें वैसे निकालिए, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए और आंसर लेके आइए। आइए फटाफट से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, आपको भी याद होना चाहिए। फॉर्मूले की ट्रिक क्या है? 23 31 12, तो x1 यहाँ लिखेंगे, 23 का मतलब है y2 - y3, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे? प्लस x2 लिखेंगे। अब 31 31 बोले तो y3 माइनस का y1, और फिर x3 कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा आपका 23 31 12 मतलब y1 माइनस का y2। इस तरीके से फॉर्मूला आपने लिख दिया है। अब क्या है? वैल्यू रखो, आंसर पाओ। अब इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं x1 x2 x3 उठाने के अंदर, y2 y3 करने के अंदर। तरीका क्या है बचने का? तरीका यह कि आप ना क्या करो, पहले से अलग से लिख लो कि भैया PQR ट्राइंगल हमारा चल रहा है, ये इनके वर्टिसेस हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब यहाँ से देख के उठाओ तो फिगर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला मैंने अलग कलर से लिखा है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूँगा, तो 1/2। अब x1 क्या हमारा? -4, तो -4 रखा, 23 y2 - y3, तो y2 - y3 मतलब कि -5 और -7 ये आ गया, प्लस x2 क्या है हमारा? 5, ये रखा मैंने।
31, y3 माइनस y1, तो y3 हमारा है 7 और y1 है हमारा माइनस का 2, तो माइनस एक ऑलरेडी है, एक माइनस नंबर के अंदर है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर x3 लगाएंगे जो कि हमारा 0 है, और y1 माइनस y2, तो y1 आपका है माइनस का 2 और y2 आपका क्या है, y2 आपका माइनस का 5, तो वही बात माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे मोड जो है वो मॉड्यूलस बंद कर दिया है। आगे बढ़ेंगे 1/2, बस ये मेन स्टेप है। अगर ये आपने सही रख दिया फिर सवाल सही आएगा ही आएगा, लेकिन अगर यही गलती हो गई फिर आगे सारी की सारी स्टेप्स आपकी गलत हो जाएंगी, आंसर भी गलत हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। माइनस का 4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 7 5 12 होते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस 5, 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं, प्लस का 0, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का नंबर 5 जो है वो बड़ा है, वैसे भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 मैंने यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे 12 चौक 48 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 48 आ जाएगा, यहाँ पे 5 निम 45 प्लस का आ जाएगा, और ये वाला पार्ट तो 0 हो ही चुका है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है इस वजह से। अब ये सवाल बचा है, आगे बढ़ाऊंगा 1/2 कर देंगे, यहाँ पे इसको आप जोड़ लेंगे तो 8 5 13 का 3 हासिल लगाए, 4 4 8 9, तो 93/2 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो के आ जाएगा 93/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आधे ट्राइंगल का एरिया, किसका, नीचे वाले का, पी क्यू आर का हमने एरिया, इतना क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब सेम चीज आप करेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले के अंदर पी एस आर या पी आर एस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो फटाफट से चुटकी बजाते ही इसका भी एरिया मैं यहाँ निकाल लेता हूँ और फिर दोनों को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया भी आपको निकाल लेना है, मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाल लिया है। वही स्टेप रखी, इसके x1 y1 और जो भी थे पॉइंट्स उनको माना हमने, ये वैल्यू रख के 28/2 स्क्वायर यूनिट आ गया, तो यहाँ पे 93/2, यहाँ 28/2। अब इन दोनों का निकल गया है, इनको जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का जोड़ो जो कि है आपका 93/2, और इसका कितना निकला, इसका निकला आपका 28/2, ठीक है, हाफ इस तरीके से कर लेंगे। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के नीचे बटे में 2 है तो नीचे का 2 एज इट इज आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर प्लस करके लिख दिए जाएंगे। तो 8 3 11 का 1 हासिल लगाए, 9 तो 11 और 1 12, 121/2, तो 121/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका इसका आंसर आ चुका है। मतलब इस पूरे चतुर्भुज, पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो क्षेत्रफल है वो 121/2 स्क्वायर यूनिट है। ऐसे आपको इसको करना था। तो कुछ भी अभी नया कॉन्सेप्ट तो हमने यूज नहीं करा भाई, ट्राइंगल का एरिया हमें पता था, एक क्वाड्रिलेटरल आया उसके तो 2 ट्राइंगल बने, तो दोनों का हमने अलग अलग निकाला, यहाँ पे एक का एरा, फिर उनको जोड़ दिया, आंसर आ गया। सिंपल था, आपने भी ट्राई करना है ये चीज, आपको खुद से भी एक बार करके देखना। आइए फटाफट से बाकी के जो सवाल है वो करवाता हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। उसकी जो साइड है वो हमें दे रखी है कितनी, 2a, और वो इस तरीके से y एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है, लिखा हुआ है 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट, कि इस तरीके से वो इस y एक्सिस पर पड़ी है कि द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, कि ये जो हमारा ओरिजिन होता है मतलब बीचों बीच में होता है, यहां पर आएगा उस साइड का मिड पॉइंट, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर वो साइड जो है वो आधी आधी डिवाइड होगी। ये बात हमसे कही गई है। अगर साइड 2a है और इस पॉइंट पे आधी आधी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये है कि आधा a ऊपर चला गया और आधा a नीचे आ गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो होगा साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहां से यहां तक साइड कंसीडर करूं, इस तरीके से यहां और यहां, तो ये पूरी साइड हमारी यहां से लेकर यहां तक तो पूरी 2a हो जाएगी। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये इसको आधा आधा बांट रहा है, इट मींस ये कि यहां से लेकर यहां तक ये आपकी a है और यहां से लेकर यहां तक ये भी आपकी a होगी। जब मिलके ये पूरी 2a बन गई। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो एक ट्राइंगल बनेगा, इसके कोने, इसके वर्टिसेस हमको बताने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी एक साइड हो गई। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आगे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड से ऐसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी आपकी 2a होगी, ये आपकी 2a होगी और ये वाली भी आपकी 2a हो गई। a और a मिला के 2a बन गया। अब वर्टिसेस देखिए, देख के पहचान सकते हैं आप किस तरीके से, देखिए यहां पर ये y एक्सिस पे ऊपर गई
वाई एक्सिस पे ऊपर गई, पॉजिटिव में गई, तो एक्स पे तो कहीं भी नहीं बढ़ी। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 ही रहा होगा, क्योंकि हम एक्स पे आगे तो बढ़े ही नहीं, हम तो ऊपर गए वाई एक्सिस की तरफ। ऊपर कितना गए, कहाँ तक गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक होने में ये जो पूरी लेंथ आ गई कितनी आ गई, ए आ गई। इसका मतलब इसका जो वाई एक्सिस का जो पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ए मिलेगा, जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए 0 और ए। ठीक है, ऐसे ही इसके भी आप देख के निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही कि हम x पे तो बढ़े ही नहीं, हम तो y पे नीचे की तरफ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x पर तो 0 ही रहा होगा, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़े, हम यहाँ से नीचे आए हैं, माइनस में आए हैं। कहाँ तक आए हैं, यहाँ से यहाँ तक आए हैं, और ये कितना फासला है, ये फासला है a, इसका मतलब माइनस का a। तो इसका जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0 और -a। ले लीजिए, इसका भी हमें कोऑर्डिनेट जो है वो मिल गया है। अब रही बात इस तीसरे कोऑर्डिनेट की, ये क्या होना चाहिए, तो सिंपल है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर हमें इसका बेस पता है जो कि है a, हमें इसका हाइपोटेनस पता है जो कि है 2a, तो हमें यहाँ पर इसका सिर्फ परपेंडिकुलर जो है वो निकाल लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो आपका जो परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। तो 2a के स्क्वायर में से आपको माइनस कर देना है a का स्क्वायर, सिंपल एज दैट। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो आपका 3a स्क्वायर बचेगा, और इस पूरे का अंडर रूट भी साथ में चलेगा पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। इस तरीके से अब इसका रूट निकालेंगे तो प्लस या माइनस का √3 आ जाएगा, और a का स्क्वायर है, जब रूट हटाएंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका आ गया इसका एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर हम बड़े हैं, इधर कितना बड़े हैं, ये बड़े हैं इतना, तो ये आपका मिल जाएगा हमें x का कोऑर्डिनेट प्लस या माइनस का √3 और a। y पे तो हम बढ़े ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ x पे आगे बढ़े हैं, तो y हमारा 0 रहेगा, तो यहाँ पर साथ में इसके 0 आ जाएगा। तो ये आ गए इसके तीनों वर्टिसेस। एक आपका ये आ गया, मैं अलग से लिख देता हूँ, एक आपका वर्टिसेस आ गया 0 और a, एक आपका आ गया प्लस माइनस √3a और 0, और तीसरा आपका लास्ट आ गया नीचे यहाँ पर 0 और माइनस का a। यही हमसे पूछा था कि आपको तीनों कोने या कोऑर्डिनेट जो है वो बताने हैं। तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है, कौन से पॉइंट पे कौन सा पॉइंट, उसके x और y के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यही सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। इन्हीं से सवाल आपके होते चले जाएंगे। एक सवाल और देखते हैं जो कि प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड है। इसके बाद फिर जो नए कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हैं, आगे की चीजें वो हम सीखेंगे। देखिए समझते हैं। बेसिकली आपका वार्म अप हो रहा है ये ताकि एक्सरसाइज आप अच्छे से कर सकें। सवाल नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये जो आपको एक्स एक्सिस नजर आ रही है, इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढो विच इज, जो कि इक्वी डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पहले देख लेते हैं कि दोनों पॉइंट आएंगे कहां कहां पर। एक्यूरेट काम करवा रहा हूं, रफली काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज आपका ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट है 7 6, तो x पे जाएंगे 7 तक और 6 पे बढ़ेंगे ऊपर, तो यहां पर आपका आ जाएगा पहला पॉइंट जो कि होगा 7 और 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका 3 4, फटाफट से प्लॉट कर दो, x पे 3 y पे 4, तो यह आपका आ गया 3 4। चलिए जी, ये दो पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट हमें लेना है एक्स एक्सिस पर जिसकी दूरी बराबर हो, बिल्कुल बराबर। अब आप सोचिए अगर आप यहाँ लेंगे कहीं पर तो भैया इससे ये पास पड़ेगा, इससे बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ नहीं ले सकते, हमें ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें ना कहीं यहाँ पे कहीं पर लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कहीं पे लेंगे तो शायद ये भी अभी दूर पड़ रहा है, तो हमें इसका मतलब कहीं और थोड़ा आगे जाकर यहाँ पे कहीं पे लेना पड़ेगा, सो दैट इससे और इससे फासला जो हो वो बराबर आए। समझ में आ गई बात। तो हमें एक्स एक्सिस का ऐसा कोई पॉइंट लेना है। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एक्स मान लेंगे और वाई के को क्या माने, y पे तो हम बढ़ ही नहीं रहे ऊपर, तो y हमारा 0 रहेगा, सिंपल एज दैट। तो हमने y वाले को 0 मान लिया। तो इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए। अब क्या करें, कैसे निकालें ये x की वैल्यू। देखिए सवाल में क्या कहा गया, इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं इससे बराबर फासले पर हैं, मतलब इसका फासला, ठीक है, और इसका फासला, इसकी दूरी ये बराबर हैं, डिस्टेंस बराबर है,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जी हाँ, ऐसे आपको पहचानना है सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इट मींस अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर रख दूं और उनको सॉल्व कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि दोनों में ही x आएगा। आइए यही चीज़ हम करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप कुछ नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को लेट सपोज मैंने a नाम दे दिया, इस पॉइंट को जो मैंने माना था इसको b नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने c नाम दे दिया। तो लेट b, इस तरह से आप लिख देंगे कि लेट हमने माना कि जो हमने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, b पॉइंट हमने टेकन ऑन द x एक्सिस पर हमने ले लिया है, विच कोऑर्डिनेट्स है, जिसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या है आपके x0 हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि भैया जी ए बी, अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ATQ लिख के आप यहाँ पे लिख भी देंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, बराबर है, तो इसीलिए क्या होगा AB और BC या CB जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, AB या BC बराबर होगा इस तरीके से। तो ये AB और ये BC या CB जो भी लिख दो आप, कोई बात नहीं है, ये बराबर होगा। अब आइए, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है, क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट। ये आ गया इसके ए बी के लिए, और फिर सेम फॉर्मूला ही आपका लग जाएगा किसके लिए, बी सी के लिए भी। तो मैं लिखने के बजाय यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, और ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर दोबारा से लिख दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने कर दिया। अब ये किसके लिए आ गया, ये वाला आ गया इस बी सी के लिए। अब देखिए दोनों में ही अंडर रूट है, मतलब इक्वल में है और दोनों का ही रूट है। तो हम ये कर सकते हैं कि जब दो चीज़ें इक्वल में बराबर हो आमने सामने, तो उससे वो कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों का अंडर रूट मैंने खत्म कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर x2 माइनस x1 करना है, a और b के लेना है, ये ध्यान रखना। तो a और b के लेंगे। अब x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का प्लस, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह है 0 और y1 की जगह क्या है 4, तो यहाँ पर 0 माइनस 4 हो जाएगा। तो 0 माइनस 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू। अब आ जाओ BC वाले में, मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों में आ जाओ। x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7, ठीक है, ये लिखना है आपको। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 BC में। तो यहाँ पे देखो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6। बस ये वैल्यू ध्यान से रखनी है आपको, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इनको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले की तरह इसको खोलो, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी तरह खोलेंगे अब आप, तो खोलेंगे x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस का 2ab मतलब 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x प्लस। अब यहाँ पर ये तो आपका देखिए 0 है, तो बेसिकली ये सिर्फ माइनस का 4 है, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 16 आएगा। तो प्लस का 16 आपका ये ओपन होके आ जाएगा, सॉल्व होके। यहाँ पे भी वही लगा दो, क्या जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही a स्क्वायर, a की जगह है x, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, बेसिकली माइनस का 7 है, और माइनस का 2ab, तो 2ab तो 2x इंटू 7, तो 2 7 14, तो 14x ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 6 है माइनस का 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए, अब जो भी चीज़ें आप काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, उनको कैंसिल आउट कर दो, जो भी कर सकते हैं करो। देखिए इधर x2 है, x का स्क्वायर है, इधर भी x का स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। क्यों, क्योंकि वही बात कि भाई इक्वल लगा था और सेम चीज़ें थी, तो जब भी इक्वल लगा हो, सेम इधर उधर हो, कैंसिल आउट हो सकती है। जैसे हमने रूट उड़ाया, ऐसे हमने x का स्क्वायर भी उड़ा दिया। आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को एक तरफ ले आओ, x को एक तरफ ले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ आगे जाके, तो यहाँ पर ये माइनस का 6x है हमारे पास, और ये नंबर है 16 और 9 25, तो ये आपका 25 हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास बचा है 14 का x, और नंबर को आप जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा आपका 9 6 15, और 15 का 85 85 हो जाएगा। अब क्या करो, x को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पर ऑलरेडी 6x था, अब ये वाला माइनस का 14x जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 14x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 14x, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास 85 था, और ये जो नंबर था प्लस का 25, इसको मैं उधर नंबर की तरफ ले भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 25। अब बस सवाल सॉल्व हो गया, आपके सामने है आंसर। यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 14x में से
6x माइनस करेंगे तो आपका 8x बचेगा, और प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का 8x आएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो इधर। अब 85 में से 25 आपके माइनस होंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 60 बचेगा, 60। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं छोड़ेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 8 आप करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी, 4 से काट दो, 4 से दोनों कट जाएंगे तो 15 चौक 60 होता है, ठीक है, ये 15 बार जाएगा, और 4 दूनी 8 होता है तो 15/2 या 7.5 भी आप कह सकते हैं। तो 15/2 x की वैल्यू आ गई। तो मतलब ये जो हमने x एक्सिस का पॉइंट माना था ये आपका कितना था, 15/2, और y एक्सिस पे तो 0 ही है, तो ये आपके इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, जो पॉइंट हमने b माना था, ये इसका आंसर है। तो ऐसे आपको इसको करना था। तो ये कुछ हमने वार्म अप करा है, पिछले कुछ फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ट्राइंगल का फॉर्मूला, इनको थोड़ा सा हमने क्वेश्चन करे ताकि हमारा वार्म अप हो जाए। जैसे कि जिम जो लोग जाते हैं तो जिम जाते हैं थोड़ी एकदम से हैवी वेट उठाना शुरू कर देते, नहीं, पहले वार्म अप होता है, हल्की सी एक्सरसाइज होती है, हल्के फुल्के, जब वो वार्म अप कर लेते हैं, जब बॉडी गर्म हो जाती है फिर वो मारते हैं हैवी वेट, और उससे फिर इंजरी भी नहीं होती और रिजल्ट भी आता है। तो आपका भी अब वार्म अप हो गया है, अब आप तैयार हो गए हैवी वेट उठाने के लिए, ताकि आपकी इंजरी भी ना हो, मतलब आपको सवाल मुश्किल भी ना लगे, और आप अच्छी एक्सरसाइज मतलब बढ़िया तरीके से चैप्टर कर पाएं। तो आइए अब नए कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, यहां से सीखना स्टार्ट कीजिए और भी ज्यादा ध्यान लगाकर। तो कॉन्सेप्ट का नाम है स्लोप ऑफ अ लाइन, हिंदी में बोलेंगे रेखा की ढलान। बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, अभी समझ में आ जाएगा आपके। ढलान ये जो वर्ड है ये आपने बहुत जगह सुना है, यूज भी करते होंगे भाई। जब हम कहीं से उतरते हैं नीचे तो हम उसको कहते हैं भाई ढलान है, और उसको हम किस चीज से कंपेयर करते हैं, जमीन के लेवल से। लेट सपोज ये हमारी जमीन है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, अब इसके ऊपर कितनी खड़ी ढलान है या कितनी नीची ढलान है, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो यहां पर हम एक लाइन, एक रेखा को देखेंगे कि वो कितनी टेढ़ी या कितनी तिरछी है, किससे, एक्स एक्सिस से। ये बात ध्यान रखना, ये चीज हम एक्स एक्सिस से देखते हैं, क्योंकि भाई जमीन हमारी ऐसी सीधी होगी ना, लेटी हुई बिछी हुई, तो ये हमारी जो बिछी हुई लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इसको हम जमीन मानेंगे। तो इससे हम देखेंगे कि अगर कोई लाइन है, लेट सपोज मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो लाइन है ये कितनी तिरछी है, इसकी ढलान कितनी है, ये हमें देखना है। अब भैया ये जमीन थी प्लेन, अभी इतनी 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 ढलान है, ऐसा करके चीजें उतरती हुई आएंगी, हम इस पर से उतरते हुए आएंगे, तो ये ढलान हमें देखनी है कितनी है। बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें ये एंगल देखना है। समझ में आ रही है बात कि एक्स एक्सिस से कोई भी एक लाइन जो हो सकती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, उसी एंगल को हम यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन बोलेंगे। और ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब इस तरीके से ये हमारी जमीन हो गई एक्स एक्सिस, यहाँ से हम ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यही एंगल हमें बताएगा कि कोई लाइन कितनी तिरछी या किसी लाइन का कितना स्लोप है। समझ में आई बात। तो ये एंगल हमें बेसिकली निकालना है। अब हमें पता नहीं है एंगल कितना निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है, तो जब कुछ भी एंगल निकले तो हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो हम उसको दिखाते हैं थीटा से, क्योंकि थीटा मींस क्या होता है, एनी एंगल, कुछ भी एंगल यहाँ पे आ सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन को हम डिनोट करेंगे एम से, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एम से। अब इसका निकालने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला है इसको निकालने का tan थीटा। अरे यार ये tan फिर आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसके अंदर भी, टेंशन मत लो, अभी समझाऊंगा कैसे आई है, क्यों आई है, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, अभी देख लेना आपकी आंखों के सामने, दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कि जब भी आपको ये निकालना हो स्लोप किसी लाइन का तो ये फॉर्मूला लगाना, क्योंकि हमें एंगल निकालना होगा tan थीटा। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 x1 x2 माइनस x1, अब ये y2 y1 x1 ये क्या है, सुन लो ध्यान से, समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए इस लाइन के ऊपर लेट सपोज कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ये एक पॉइंट है, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स मैं इनके लिख लेता हूँ। लेट सपोज इसके जो होंगे हमारे ये x2 और y2 होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे जो होंगे ये होंगे आपके x2 और y2, और पहले वाला जो पॉइंट है इसके मैंने मान लिए x1 और y1। तो इस तरीके से हमें एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए गए, उसके हमें कोऑर्डिनेट दिए गए, एक के कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोला, एक के को x2 y2 बोला। अब इनका यूज करके हम एंगल पता लगा लेंगे। अब ये फॉर्मूला क्यों बना है, कैसे बना है, इसके पीछे का लॉजिक सुनो, कैसे ये क्लियर हो जाएगा तो आपकी चीजें और बढ़िया समझ में आ जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा पूरा, ये ऊपर y एक्सिस पे गया है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा y2,
ठीक है जी। ये डिस्टेंस क्या होगा, y2 होगा। अब यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा y1, क्योंकि यहाँ पे y1 तक ऊपर गया है। तो अब ये है y2 और ये है y1। हमने ऊपर क्या किया है, y2 माइनस y1 किया है। अब आप सोचो, ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कि ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक y2 और ये है यहाँ से यहाँ तक y1। तो अगर मैं इतना पार्ट इसमें से माइनस कर दूं, इतना पार्ट, समझ में आ रही है बात, इतना पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट तो y1 होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो जब इस पूरे में से, इस पूरे y2 में से मैं इतना पार्ट ये माइनस कर दूंगा तो मुझे ये सिर्फ ऊपर का पार्ट मिलेगा। समझ में आ रही है बात, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ऊपर बच रहा है ये वाला पार्ट, चलिए जी ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए x2 गया है यहाँ तक, अब y2 हटा देता हूँ मैं भी, y2 वाली जो भी चीज़ें हैं सब हटा देता हूँ। अब देखिए x2 जो गया है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा x2 है, तो ये पूरा x2 है, और x1 है यहाँ तक सिर्फ, मतलब शुरू हुआ 0 से और सिर्फ यहाँ तक। तो अगर मैं इस x2 में से ये x1 वाला पार्ट हटा दूँ तो सिर्फ मुझे इतना पार्ट मिलता है। बेसिकली मुझे इतना पार्ट मिलता है x2 माइनस x1 करके, और इतना पार्ट मिलता है मुझे y2 माइनस y1 करके। अब आप खुद सोचो, यहाँ एंगल बन रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ भी सेम एंगल बना होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो जो एंगल यहाँ वो एंगल यहाँ। हमें ये मिला y2 माइनस y1 करके, ये मिला x2 माइनस x1 करके, ये एंगल है। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल किस पे बना है, बेस पे। ये परपेंडिकुलर है, ये b है। p अपॉन b क्या होता है, tan थीटा होता है। जी हाँ, ये है कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमने निकाला है tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब हम y2 माइनस y1 करेंगे तो हमें ये पता लगेगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये पता लगेगा। ये p अपॉन b होता है, यहाँ एंगल है तो हम tan थीटा लगाएंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इसको सोचना है। लगे हाथों एक एग्जांपल के तौर पर कुछ यूनिट या कुछ वर्ड हम ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर इस वाले पॉइंट के जो x1 y1 है, x1 y1 की जगह मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पॉइंट से, ले लेता हूँ मैंने 2 और 3 ले लिए, 2 और 3 ले लिए, और इसकी जगह पर मैंने ले लिए x2 y2 की जगह, x2 और y2 की जगह पर मैंने ले लिए, ये एग्जाम अंदाजा से ले लेता हूँ 5 और 6 ले लिए मैंने यहाँ पे, चलो इसके 5 और ये 6 हैं। अब देखिए स्लोप निकालना है, मतलब एंगल कितना स्लोप है, कितनी तिरछी लाइन है हमारी एक्स एक्सिस से, ये हमें बताना है। तो भैया फॉर्मूला आपको पता है, tan थीटा होता है, tan थीटा आपने लिखा है यहाँ पर, x2 माइनस x1 आप करेंगे, x2 माइनस x1 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2 आप करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे 5 माइनस 2 करा। अब नीचे क्या है y2, अच्छा y2 माइनस y1 करना है ऊपर, तो y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 ऊपर करा, 5 माइनस 2 नीचे करा। अब यहाँ पर ऊपर भी 3 बचा, नीचे भी 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 1 आ गया, tan थीटा 1 आ गया। अब आप फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करो और बताओ कि tan थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, कितने पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। इट मीन्स यहाँ से थीटा निकल के आ गया 45 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है छोटे ट्राइंगल के अंदर, ये 45 डिग्री बन रहा है। जब ये 45 बन रहा है तो क्योंकि लाइन तो बिल्कुल तिरछी है और ये लाइन इसके यहाँ पे चल रही है सेम एज इट इज इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का बना होगा। इट मींस इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, 45 डिग्री है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इस पे एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री की ढलान बना रही है, 45 डिग्री से झुकी हुई है। जी हाँ, ये है कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको स्लोप समझ में आया होगा कि एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज कोई भी लाइन जो है वो कितने डिग्री झुकी हुई है, उसका ढलान कितना है, या वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल भी हो सकता है, अगर लाइन इधर बन रही होगी तो भैया वो ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से बड़ा एंगल बनाएगी, तो 90 से कम की कोई वैल्यू आएगी, 90 से ज़्यादा की कोई वैल्यू आएगी, लेकिन 90 डिग्री की वैल्यू नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी भैया, 90 डिग्री की क्यों नहीं आएगी? अब ग्राफ है, लाइन कोई ऐसे सीधी भी खड़ी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्यों नहीं आएगी सर, ये तो बता दो। भैया इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है भाई tan थीटा, और अगर आप tan थीटा की 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, जाके देख लो ना टेबल में, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं आएगी। कमेंट करके मुझे बता देना क्यों नहीं आएगी, बाकी मैं बता ही जाता हूँ क्योंकि tan थीटा 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए नहीं आएगी। तो एक्यूट एंगल 90 से कम की वैल्यू आएगी, 90 से ज़्यादा की आएगी। ऑल राइट, ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी।
तो स्लोप आपको क्लियर हो गया है कि एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन कितनी तिरछी या उसकी ढलान कितनी है, सिंपल एज दैट। अब कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहली कंडीशन जो है आपकी क्या है, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं, आइए इसको समझते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, जो फॉर्मूला बताना था वो तो बता चुका मैं, बस अब उसी के अंदर छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखिए ये एक लाइन है जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे बना रखी है। अगर हम इसी के पैरेलल एक और लाइन बना दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल ये एक और लाइन बना दी, अब ये दो लाइन हो गई, इनको मैं नाम दे देता हूँ दोनों को। लेट सपोज इसको मैंने L1 बोल दिया और ये जो नीचे वाली है इसको मैंने L2 बोल दिया। अब अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो क्या होगा, तो ये होगा जो स्लोप इसका होगा, मतलब जो एंगल या जितने डिग्री का एंगल पहली लाइन बनाएगी उतने ही डिग्री का एंगल जो है वो दूसरी लाइन भी बनाएगी, उसका भी स्लोप सेम होगा, इक्वल होगा। बेसिकली इनका ये जो थीटा है ये बराबर होगा। अब यहाँ पर थीटा मैंने लिख दिया, थीटा मींस एनी एंगल। अगर आपने इनके एंगल्स को अलग अलग माना होता, लेट सपोज इसको अल्फा माना होता, इसको बीटा माना होता, तो यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर होते, तो यहाँ पर tan अल्फा और tan बीटा बराबर होते, और स्लोप को हम m से दिखाते हैं, इट मींस इसका m और इसका m बराबर होता। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि x एक्सिस से अगर हम दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ऐसी कोई लाइन है जो तिरछी है लेकिन आपस में पैरेलल हैं, तो उनका स्लोप भी बराबर होगा। अब मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ लाइन 1, ठीक है, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है तो क्या होगा, तो ये होगा थीटा बराबर आ जाएंगे इनके, ठीक है। अगर आपने उसको अल्फा और बीटा माना तो वो बराबर आ जाएंगे, tan थीटा से हम निकालते हैं तो tan अल्फा और tan बीटा बराबर आ जाएगा, और हम इसको स्लोप को m से दिखाते हैं, तो इट मीन्स अगर हमने पहले को m1 माना होगा और दूसरे स्लोप को m2 माना होगा लाइन 2 के, तो m1 और m2 भी बराबर आएंगे। तो कहने का मोटा मतलब ये है, बस ये ध्यान रखो कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होगा x एक्सिस के ऊपर वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा, दैट्स इट। अब समझते हैं, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, तो क्या कंडीशन होगी, तो क्या निष्कर्ष निकलेंगे। यहाँ पर देखिए दो लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ करी है, इस वाली लाइन को आप L1 कह सकते हैं और इस वाली लाइन को आप L2 बोल दीजिए, इनका नाम रख दीजिए। अब ये दोनों लाइन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। जब भी ऐसा हो कि दो लाइन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो उनके स्लोप क्या होंगे, उनके बीच में क्या रिश्ता होगा, मतलब उनका जो ये एंगल या ये ढलान होगी इसका क्या रिश्ता होगा, वो रिश्ता मैं आपको बता देता हूं। वो रिश्ता ये होगा कि स्लोप को हम m बोलते हैं, ठीक है, हमने एक को m1 बोल दिया, एक को m2 बोल दिया। लेट सपोज इस वाले को m1 बोल दिया, इस वाले को m2 बोल दिया, या इस वाले को आपने अल्फा बोल दिया, या इस वाले को आपने बीटा बोल दिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इनके ये जो m1 और m2 यानी इनके ये जो स्लोप होंगे, इन स्लोप की मल्टीप्लाई जो होगी वो -1 होगी। जी हाँ, ये रिश्ता बन के आएगा। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आपको m2 निकालना है तो m2 जो होगा वो m1 का इस तरह से होगा, क्योंकि ये m1 मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/m1 होगा m2। ये रिश्ता बनेगा जब दो लाइन आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब ये क्यों बना, इसका भी रिजल्ट सुनो कैसे हो रहा है। ये लॉजिक क्लियर करते चलो ताकि आपको याद है, रटना ना पड़े कि m1 × m2 -1 होगा, पैर नहीं रटो मत, समझो ये क्यों होंगी, आपको याद रह जाएंगी। देखिए इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं, यहाँ पर जब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो इधर नीचे भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैंची वाले एंगल, ठीक है जी, ये 90 डिग्री का होगा। ये एक स्लोप है, इसको आप अल्फा मान लीजिए, ये एक स्लोप है, इसको आप बीटा दूसरा नाम दे दीजिए। अब देखिए कमाल क्या होगा, कमाल ये होगा कि भैया एक का अगर हमें निकालना होता है तो tan अल्फा का ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हमारा हो जाएगा इसका स्लोप, ठीक है, tan अल्फा का ये आपका हो गया, और दूसरा स्लोप आपका क्या होगा, दूसरा स्लोप आपका होगा tan बीटा। अब अगर tan बीटा के स्लोप की बात करूं तो ये जो tan बीटा है ये किसके बराबर होगा, मतलब ये एंगल बेसिकली किसके बराबर होगा। देखिए ये एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के बाहर, इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है ये एंगल। तो अगर मुझे ये पता करना हो ये कितना होगा, तो ये एंगल इसके जो अंदर एंगल है उसके सामने वाले एंगल के जोड़ के बराबर होगा। ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की एक लाइन से आगे बढ़ रही है और बाहर कोई एंगल बना रही है, क्योंकि जो बाहर एंगल होता है ना ये किसके बराबर होता है, ये अंदर वाले एंगल के जो सामने के जो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है।
ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो बीटा एंगल है ये किसके बराबर होगा, अंदर वाले के जो सामने जो एंगल है दोनों उनके सम के, मतलब अल्फा प्लस 90 के बराबर होगा। तो ये tan बीटा जो होगा ये अल्फा प्लस 90 के बराबर होगा, या आप इसको 90 प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो आगे पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऐसे होगा। अब आप खुद सोचिए, देखिए tan थीटा 90 प्लस ए। अब अगर आप क्वाड्रेंट में आते हैं तो tan थीटा मतलब हम 90 तक गए, फिर 90 से कुछ आगे बढ़े तो यहाँ पहुँच गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स इसको जो चेंज करेंगे हम तो ये माइनस में आंसर आएगा। और क्योंकि हम वाई एक्सिस से आगे बढ़ रहे हैं, वाई एक्सिस के संदर्भ में, वाई एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो जब भी हम वाई एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में या फिर 90 डिग्री में देखते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं ये सारी। तो ये tan चेंज होके बन जाएगा आपका cot थीटा। यस, ये इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये बन गया tan बीटा, हो गया आपका माइनस का cot थीटा। या इसको आपको tan की फॉर्म में लिखना है तो cot का उल्टा tan होता है, तो आप इसको 1/tan अल्फा लिख सकते हैं। अब आप देखिए वही बात, ये क्या था, ये था आपका m2 और ये क्या था, ये था आपका m1। तो देखिए ना आप यहाँ पर m2 जो आया है या m1 जो आया है ये आपस में एक दूसरे के उल्टे आए हैं, माइनस के अंदर आए हैं। या अब अगर आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे मैंने बताया था ना m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा, तो देखिए m1 क्या है आपका tan अल्फा है, और मल्टीप्लाई करा देता हूँ, m2 क्या निकल के आया आपका माइनस का 1/tan अल्फा निकल के आया। अब ये नीचे है ये ऊपर है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ से ऐसे आपको कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो फिर उनके जो स्लोप की मल्टीप्लाई आएगी वो मल्टीप्लाई माइनस के 1 आएगी, उनके स्लोप की मल्टीप्लाई माइनस के 1 आएगी। और क्यों आएगी मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है। तो बस ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो लाइनें आ रही हैं, स्लोप बन रहा है, परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों के स्लोप जो होंगे उनकी मल्टीप्लाई माइनस का 1 आएगी। अब एक नई चीज समझते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है आपकी एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अगर दो लाइन बनी हुई हो और उनके बीच में कोई एंगल बना हुआ हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसका भी तरीका है। तो एक लाइन देखिए ये आ गई, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई आपके लिए, ठीक है, सीधी लाइन है, इस तरीके से यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये क्रॉस कर रही है। एक लाइन मैंने और बना दी, आ गई दूसरी लाइन। अब इन दोनों लाइन्स के आपस में टकराने से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखिए लाइन हिल गई अभी, ये देखिए यहाँ पर एक एंगल बन गया, एक थीटा बन गया। तो ये एंगल अगर हमें पता करना हो कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला आपको दिया गया है। हमें क्या क्या पता है, देखिए आपको पता है कि ये इस लाइन का स्लोप है, ये इस लाइन का स्लोप है, इनको आप m1 m2 नाम दे सकते हो भैया, स्लोप को हम m से दर्शाते तो ये m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। अब आपको अगर ये एंगल निकालना हो तो ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला वही tan थीटा का ही यूज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं के tan थीटा यूज होना है, यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा। अगर हम इसको वैसे पूरा प्रॉपर करके देखेंगे तो फॉर्मूला आपका है m2 माइनस m1, मतलब दोनों के जो स्लोप आपको दिए गए होंगे उन दोनों स्लोप का डिफरेंस ऊपर लिखना, उसको आप डिवाइड कर देना 1 प्लस और दोनों स्लोप की आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 1 m1 इंटू m2। तो जब आप ये लगा देंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि उन दोनों लाइनों के बीच के जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल कितने डिग्री का है या फिर इसकी वैल्यू क्या है, इससे आप पता लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ और मुझे आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैंने बता दी। चलिए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत देर से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए क्योंकि अब आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और चैप्टर और पक्का हो जाएगा। आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो अब स्लोप का फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, अब उसके ऊपर सवाल देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का, एक रेखा का ढलान बताना है आपको, विच पासिस, जो गुजरती है कहाँ से, थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होकर गुजर रही है वो लाइन, मतलब ये जो यहाँ बीच में 0 0 होते हैं x और y, यहाँ से वो लाइन होकर गुजर रही है, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, क्या कह दिया, मतलब ये कहा गया है कि एक और लाइन है जिसके हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं P एंड B, ये लाइन है। तो ये लाइन बनेगी कहीं पर भी ग्राफ पे, ये लाइन बन गई लेट सपोज, और इस लाइन को बीचों बीच में से काट रही है जो लाइन हमारी हमें गिवन है। इस तरीके से सवाल है। अब मैं चाहूँ तो आपको समझाता हूँ बीचों बीच में से है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ ये वो, लेकिन नहीं, फिर मुझ में और दूसरे में फ़र्क क्या रह जाएगा। फ़र्क तो यही है कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर बना के दिखा के समझाऊंगा ताकि आपके बिल्कुल क्लियर चीज़ें हों। आइए समझाता हूँ। देखिए
सबसे पहले हमसे कहा गया कि भैया एक लाइन है जिसके पॉइंट ये दिए गए, तो आइए पहले ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। पॉइंट है P, 0 और -4, मतलब 0 पे शुरू करेंगे -4 तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ये पॉइंट आ गया 0 और -4 का मैंने लगा दिया है। दूसरा पॉइंट है 8, 0, मतलब x में जाएंगे 8 तक और 0 मतलब y पे कहीं नहीं जाना, तो ये पॉइंट आ गया आपका 8, 0। ये मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को आपस में मैं मिला देता हूँ, तो इस पॉइंट को मैंने आपस में मर्ज कर दिया। ये लीजिए जी, ये मैंने लाइन आगे तक बढ़ा दी, तो ये एक लाइन है कोई, ठीक है, ये एक कोई लाइन है। अब हमारी जो लाइन है जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है वो क्या है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर गुजरती है, मतलब वो जो है यहाँ से होकर गुजर रही है, और यहाँ से जब वो गुजरेगी इस तरीके से, ओरिजिन से गुजरेगी, तो जब वो यहाँ पर आ रही है ना, तो यहाँ पर वो इस लाइन को बिल्कुल बीचों बीच में से कट कर रही है। ऐसा ये सवाल है, इस तरीके से समझ में आई बात, तो ऐसे कुछ ये क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर ये जो काट ये इस लाइन को, ये बिल्कुल कैसा काट रही है, बीचों बीच में से, मतलब मिड पॉइंट पे से कट कर रही है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको इस लाइन का, जो ये वाली लाइन है, इसका स्लोप बताना है, ठीक है जी, ऐसे है ये सवाल। अब देखिए, तो सबसे पहले स्लोप बताने के लिए हमें 2 पॉइंट पता होने चाहिए उस लाइन के जिसका हमें स्लोप पता करना हो। तो एक पॉइंट तो हमें इसका ये पता है, ये वाला, जो कि क्या है, जो कि है आपका 0 और 0। और दूसरा पॉइंट अगर हमें ये पता लग जाए इस लाइन का, जो इसका मिड पॉइंट है बेसिकली, ये पता चल जाए, तो ये 2 पॉइंट से हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसका जो स्लोप है, मतलब ये एंगल जो है यहाँ पर, ये पता लगा लेंगे, है ना, आसान हो जाएगा। तो आइए पता लगाते हैं। तो इस पॉइंट को पता लगाना है बेसिकली हमें, जो क्या है, जो इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर लेकर आइए। तो यहाँ पर देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल होता है x1 अपॉन x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इससे आपके दोनों जो है मिड पॉइंट के फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर x1 और x2 मतलब 0 और 8, तो यहाँ पर आप करेंगे 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 कर लीजिए, -4 + 0, माइनस का 4 प्लस का 0, ठीक है, 0/2। अब यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 4 आ जाएगा, इसको आप काटेंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2। तो 4 और -2 जो है आपके इसके पॉइंट निकल के आ चुके हैं। तो 4 और -2 अगर हम देखें तो कहाँ पर आएगा, तो 4 और -2 आएगा यहाँ पर कहीं पे। देखिए इस लाइन को अब मैं हटाता हूँ अभी, ये 4 और -2 जो आपका आएगा, ये इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। तो 4 ये रहा और -2 जो है वो ये रहा, तो इस जगह पर आएगा ये, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ अब, ये है इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ठीक है, वो तो हमने अंदाजे से सोचा था, ये आ गया इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट। मतलब अब वो जो लाइन है वो यहाँ से होके गुजर रही है इस तरीके से, तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ये इसका ओरिजिन आ गया। अब हमें इसके मिड पॉइंट के भी पता है, क्या है जी, 4 और -2। अब देखिए इस लाइन का हमें ये वाला पॉइंट भी पता है, ये वाला पॉइंट भी पता है, दोनों पॉइंट पता है, तो फटाफट से अब हमें फॉर्मूला लगाना है स्लोप का और आंसर आ जाएगा। तो आइए स्लोप का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला मैं कहाँ लगाऊं, इसको हटा देता हूं मैं, और यहीं पे स्लोप का फॉर्मूला जो है आपका या इधर लगा देता हूं, ऊपर स्पेस है तो यहाँ पे इतना सारा। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, m निकालने का, tan थीटा निकालने का क्या होता है भैया, x2 - x1 y2 - y1 ऊपर और अपॉन में x2 - x1, ये आपका फॉर्मूला होता है। y2 - y1, y2 - y1 मतलब -2 -0, ये लीजिए जी, और नीचे क्या है, x2 - x1, तो 4 और -0, तो इस तरीके से यहाँ पे 0 तो है, 0 की तो जरूरत ही नहीं है भाई, माइनस करेंगे तो 0 वही नंबर रहेगा हमारा, -2/4। तो ये जो -2/4 इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/2 और आपका आंसर आ गया। जी हाँ, tan थीटा -1/2, इसका मतलब जो हमारा एंगल है या जो हमारा स्लोप है वो कितना है, वो 1/2 है। ऐसे आपको इसको लिख देना है, यही आपका आंसर है। बुक के अंदर भी आप देखेंगे तो -1/2 दिया गया है। तो इस तरीके से हमें स्लोप का फॉर्मूला लगाना है, बहुत आसान है, और आपको सॉल्व कर लेना है। अब आपको अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी और स्लोप का ही यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज मत करना, और क्या बताना है, शो दैट, ये बात साबित करो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स से मिलके जो ट्राइंगल, जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। ये बात आपको साबित करनी है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी,
जी हाँ, कैसे कर सकते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, देखते हैं कहाँ पर कैसा ट्राइंगल बन रहा है। एक एक चीज को करके देखेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक्यूरेट ग्राफ यहाँ पर आपके लिए लिया है। सबसे पहला काम मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा। तो 4x पर और y पर भी 4, तो x पर 4 तक जाऊंगा, यहाँ पहुंच गया, फिर y पे 4 तक बढ़ूंगा, ऊपर यहाँ पे कहीं भी पहुंच जाऊंगा, तो ये हो गया x4 और y4। अब आ जाओ 3 और 5, तो x पे 3 तक जाऊंगा, y पे 5 तक जाऊंगा, तो मैं कहीं पे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ये हो जाएगा आपका 3 एंड 5। और तीसरा पॉइंट है आपका -1, मतलब x पे -1 बढ़ो, फिर y पे -1 बढ़ो, तो नीचे आ जाओ, तो ये आपका हो जाएगा -1 और -1। तीनों पॉइंट यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं। आइए इनको हम मिलाते हैं, जब भी तो त्रिभुज, जब भी तो ट्राइंगल बनेगा। तो मैंने इन दोनों लाइंस को आपस में यहाँ मिला दिया, और फिर इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया, एक लाइन हमारी ये बन जाएगी, और फिर इस पॉइंट को इससे मिला दिया, तो ये हमारी तीसरी लाइन बन गई। और इस तरीके से हमारा ट्राइंगल त्रिभुज बन गया है। अब साबित ये करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, ये आपको साबित करना है। मतलब साबित ये आपको करना है कि यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनना चाहिए। ये बात अगर साबित हो गई, ये बात साबित हो गई, तो राइट एंगल ट्राइंगल साबित हो जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बात साबित हो जाएगी। अब कैसे कर सकते हैं, सोचो। कर ऐसे सकते हैं, देखिए हमारे पास एक लाइन का स्लोप तो यहाँ पर ये हमें मिल रहा है, ठीक है। स्लोप जो हमारा थीटा होता है, इसको हम m से भी डिनोट करते हैं, अभी इसको हम m1 बोल देते हैं। ये स्लोप बन गया। अब देखिए, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं, ये जो छोटी सी लाइन है, इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाते हुए सोचूं, और ये आगे जाके इस तरीके से x एक्सिस से कट करके गुजरेगी, और हमें स्लोप कहाँ देखना होता है, x एक्सिस से ही देखना होता है, तो इट मीन्स इस लाइन का स्लोप जो है वो यहाँ पर कहीं पे बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पर कहीं पर बनेगा, तो इसको मैं m2 बोल देता हूँ। अब सोचिए एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, याद करो ना। कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर दो लाइनों का स्लोप, लेट सपोज एक का नाम हमने m1 दिया है, एक का नाम हमने m2 दिया है, अगर उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ जाए, तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये कंडीशन थी, मैंने अभी आपको बताई थी कुछ देर पहले ही, आप शायद पता नहीं भूल गया, याद है आपको? ये रही, कहाँ गई परपेंडिकुलर वाली, ये तो पैरेलल वाली है, ये रही परपेंडिकुलर वाली। कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं इधर या इधर, तो उनका m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है उसकी वैल्यू। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर दो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आएगी तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। हम इसका उल्टा इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इट मीन्स ये कि अगर हम इन दोनों लाइन का स्लोप निकालें और उनके स्लोप की मल्टीप्लाई कराएं, अगर वो मल्टीप्लाई -1 आ जाएगी, तो फिर यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब इधर 90 का बनेगा तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब इधर इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बन गया तो क्या हुआ, तो ये बात साबित हो गई कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? तो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। अब आइए रास्ते पे चल के पहुंच भी जाते हैं मंजिल तक। तो फटाफट से दोनों की m की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम बात करेंगे m1 की। तो आपका फॉर्मूला आपका बहुत सिंपल है, वही y2 - y1 स्लोप निकालने का, और अपॉन में x2 - x1। ये करेंगे तो आपके m1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। m2 की निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम स्लोप ही तो निकाल रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं। तो x2 - का x1 ही हो गया। अब देखिए, पहले ये वाला स्लोप निकालना है हम m1, तो इसके लिए हम ये वाली लाइन देखेंगे, तो हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स देखेंगे 4 4 और माइनस का 1 1। तो x2 - x1 मतलब 4 - -1, तो ये होगा 4 माइनस का 1 इस तरीके से। और माइनस माइनस प्लस होती है, तो क्यों मैं इतना लंबा लिखूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस करके लिख दूंगा, तो 4 + 1 हो जाएगा। अब इसका x2 - x1 देखो, तो x2 - x1, अरे वाह, ये भी सेम है, तो सेम ही नंबर, सेम ही डिजिट नीचे भी आ जाएंगे। तो 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, 5 से 5 कटेगा, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है जी, m1 निकल के आ गया, m1 की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब आइए m2 की निकालते हैं। अब m2 है इस लाइन का स्लोप है, और इस लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, ये रहे। तो m2 में यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को हम देखेंगे, तो y2 - y1 मतलब 4 - 5, तो 4 - 5, x2 - x1 4 - 3, तो यहाँ पर 4 - 3। अब ऊपर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, नीचे आपका 1 आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ले दे के आएगा आपका माइनस का 1। अब ज़रा m1 × m2 कर लो और देख लो। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर करने चलेंगे m1 × m2, तो देखिए m1 कितना आया हमारा, m1 की वैल्यू आई हमारी 1। चलो जी, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। m2 कितना आया हमारा, m2 की वैल्यू आई -1।
ठीक है, आंसर मिलता चला जा रहा है। तो जब आप एक एकम एक करेंगे तो एक एकम एक होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू माइनस के 1 आ गई। अब क्योंकि m1 इंटू m2 माइनस 1 आ गया तो इट मीन्स क्या, ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बात प्रूफ हो गई। तो बिकॉज m1 इंटू m2 जो है वो माइनस का 1 आया है, दैट्स वाई या देयर फोर, इसीलिए ये जो वर्टिसेस हैं ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो आप ये बात लिख देंगे एंड में, देयर फोर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे आपको इस सवाल को करना है, तो स्लोप ही यूज होगा, बस कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर ट्राइंगल बना, मान लो पैरेललोग्राम बन जाए, मान लो रोम्बुज बन जाए, मान लो रेक्टेंगल बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपको तो एक्स एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में स्लोप देखना है, उसका यूज करते हुए अपने आंसर को प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करना, मैं आपको समझा देता हूं, हिंट देके जा रहा हूं। सवाल है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाना, शो दैट पॉइंट्स, और ये साबित करना कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये आपको साबित करना है बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए पैरेललोग्राम बना दिया है, मैंने पॉइंट्स को प्लॉट करा, चारों को लाइंस को आपस में मिलाया, चारों पॉइंट को मैंने ABCD नाम दिया, और ये पैरेललोग्राम दिख रहा है हमें बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसा ही आपका भी बनेगा अगर आप बनाएंगे तो। अब साबित कैसे करें, अब पैरेललोग्राम की कंडीशन याद करो, मैंने आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन बताई थी, वो ये थी कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो फिर उनके जो स्लोप होंगे वो बराबर होंगे। जी हाँ, ये बातें याद रखने के लिए ही ये सवाल हो रहे हैं, बातें आपको पहले ही बता दी थी मैंने। यहाँ पर पैरेलल वाली कंडीशन ये रही कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है जी, जैसे ये L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं, तो इनका जो ये स्लोप बनेगा ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पर बता रखा था उनका थीटा, उनका अल्फा बीटा या उनका m1 m2 जिसको हम स्लोप को m से दिखाते हैं वो बराबर होंगे। यही सारी बातें हैं। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सोचिए, अगर यहाँ पर ये जो लाइन हमारी, इसको मैंने B और C नाम दिया है, इसका जो ये स्लोप है ये इसका स्लोप है, और इसके पैरेलल है यहाँ पर ये AD, ठीक है जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये AD का स्लोप है। तो इट मीन्स अगर इनका स्लोप बराबर आ जाए तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, तो यहाँ पर दो लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर क्या करना, फिर इसमें CD और AB में इन दोनों का भी स्लोप निकाल के देखो, अगर इनका स्लोप बराबर आ जाएगा तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और जब ये वाली आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, तो इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम, सिंपल एज दैट। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है, तो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है। अब इन दोनों के पॉइंट्स यहाँ पर आपको पहले देखना है, बराबर कर लो, तो ये जो आपका निकलेगा यहाँ पर इन दोनों का से निकलेगा, और यहाँ पर इन दोनों का निकाल लेना है आपको, बहुत ईजी तरीके से आप फटाफट से निकाल लेंगे। तो वही y2 माइनस y1 होता है, तो यहाँ पर 0 माइनस 3 आप करेंगे, 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप देख लो बराबर आएगा या नहीं आएगा, तो -1, ठीक है, y2 माइनस y1 -1 और -2, और यहाँ पर -2 और माइनस माइनस का 3, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 3 बचेगा, नीचे आपका पॉजिटिव का 1 बचेगा, यहाँ पर ऊपर माइनस का 3 बचेगा, नीचे आपका पॉजिटिव का 1 बचेगा, -3 इक्वल टू -3। ये लो जी, तो इस लाइन का और इस लाइन का AB, इसका BC का और AD का स्लोप बराबर आ गया, मतलब ये तो पैरेलल है। इस तरीके से आपको फिर इसका और इसका भी चेक कर लेना है, ये भी बराबर आ जाएंगे। जब ऐसा बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऐसे फटाफट से पूरा सवाल तो मैंने समझा दिया, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व कर लो। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी सीखते जाओ, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन्हीं में से सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में अगर आएंगे तो। द स्लोप ऑफ अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब दो लाइनें हमारे पास, आइए दो लाइन बना लेते हैं, तो कहीं पर भी दो लाइन जो है वो हो सकती है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स सपोज एक लाइन ये आ गई, ठीक है जी, एक लाइन मैंने ये बना दी, और एक लाइन मैंने दूसरी जो है वो ये बना दी यहाँ पर इस तरीके से। चलिए जी, दो लाइन आ गई। अब हमसे कहा गया है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का जो स्लोप है, जैसे कि अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस वाली लाइन का जो ये स्लोप है ये रहा, ये इसका स्लोप होगा, इज डबल, ठीक है, डबल है, किसके डबल है, दूसरी लाइन के, तो इस वाली लाइन के ये डबल होगा। अब आप खुद सोचिए, ये लाइन थोड़ी कम तिरछी है तो इसका एंगल छोटा होगा, ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा खड़ी हुई है, मतलब इसका ढलान ज़्यादा, तो इसका एंगल ज़्यादा होगा, इसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका स्लोप हम m1 बोलें तो इसका कितना होगा, डबल होगा, हमसे कहा गया है, तो ये होगा आपका 2m1। यही तो हमसे सवाल में कहा गया है कि एक लाइन का जो स्लोप है वो डबल
है दूसरी लाइन के, तो अगर दूसरी लाइन के को स्लोप को हमने m1 बोला है तो इसका स्लोप क्या होगा 2m1, m1 का डबल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बात हमसे कही गई है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर उन दोनों लाइनों के बीच में, बिटवीन देम, उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, बीच में यहाँ बनता है ना एंगल दोनों लाइन के, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल की वैल्यू हमें दे गई है 1/3। अगर ये एंगल की वैल्यू टेंजेंट मतलब टेन थीटा वाले इस एंगल की वैल्यू 1/3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस लाइनों के इनके स्लोप बताने, मतलब इस m1 की वैल्यू और इस m2 की या इस 2m1 की वैल्यू जो हमने मानी है ये वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है जी। तो आइए कैसे निकालना है, निकालते हैं। अब जब भी दो लाइनों के बीच में कोई एंगल बन रहा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए मैंने, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ये रहा, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 इन द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर। अब देखिए ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि भैया हमें एंगल दे रखा है एक तो दोनों लाइनों के बीच का, और हमें ये m1 और m2 तो निकालने हैं जो यहाँ पर हैं, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला चूज किया है लगाने के लिए। अब आइए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो tan थीटा, तो टेंजेंट का एंगल हमें दे रखा है 1/3, तो यहाँ पर एंगल की जगह tan थीटा की जगह आ जाएगा 1/3। चलिए जी, अब यहाँ पर देखिए m2 माइनस m1। अब m1 तो ये है, ठीक है, m1 तो ये है, m2 ये है, m2 जो है बेसिकली जो दूसरा वाला वो है स्लोप वो है 2m1। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, m2 जो है हमारा वो है 2m1 और m1 तो m1 है ही। ये बात समझ में आई नहीं आई, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। m1 और m2 का मतलब होता है पहला स्लोप दूसरा स्लोप, तो दूसरा स्लोप हमारे पास 2m1 है, इसीलिए हमने दूसरे स्लोप की जगह 2m1 लिखा, और m1 मतलब पहला स्लोप m1 ही है, तो हमने m1 का m1 लिख दिया। ये यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करा, 1 प्लस और दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो नीचे आ जाएगी, तो m1 इंटू 2m1 ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई। आगे बढ़ाते हैं सवाल को, तो 1/3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2m1 में से, अब यहाँ पर देखिए 2m1 माइनस m1, तो जब 2m1 में से एक m1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, एक m1 बचेगा, मतलब सिंपल ऊपर बचेगा आपका m1। नीचे देख लेते हैं 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2m1 और m1 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 2 का तो 2 रहेगा, m1 की मल्टीप्लाई m1 में होगी तो ये हो जाएगा आपका m1 का स्क्वायर। इस तरीके से ये कुछ आपका हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव में है तो मॉड्यूलस जो है इसको भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही इसकी बनी हुई है। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं हो रहा तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी आपस में, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो m1 की होगी 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 3m1, और इधर इस पूरे की होगी 1 में, तो ये एज इट इज रहेगा आपका 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, अब इनको एक तरफ ले आओ, एक इक्वेशन यहाँ पे बनती हुई हमें नजर आ रही है, तो यहाँ पर जब मैं इसको सबको एक तरफ ले आऊंगा तो यहाँ पर देखिए 2m1 का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है पॉजिटिव में, ये लिखा रहने दिया, ये 3m1 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 3m1 हो जाएगा, और साथ में प्लस का 1 भी अलग से चल रहा है, तो ये सब एक तरफ आ गए, एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहुंच जाओ 8th क्लास में जहां पर आप इसको सॉल्व करते थे, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके ऐसे टुकड़े करो उसके बीच वाला नंबर आए, वही चीज़ यहाँ पर आपको सेम करनी है। तो आप चाहें तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे अभी करवा ही देता हूँ। इसको मैं थोड़ी स्पेस बना लूं करने के लिए, इसको मैं हटा देता हूं और इस पूरे को मैं यहां से लिख कर साइड में सरका देता हूं ताकि उधर मेरे पास स्पेस जो है वो आ जाए। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई ना, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको मैं यहाँ पे से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब इसको आपको सॉल्व करना, तो वही सिंपल तरीका है, आपको पता है, बहुत अच्छे से याद है कि भैया 2m1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा -3m के ऐसे टुकड़े कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई है, मतलब 2 एकम 2 आए, तो कैसे मैं 2 ला सकता हूँ, मैं 2 ऐसे ला सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर करूँ माइनस का 2m1 और माइनस का m1, तो मल्टीप्लाई करके 2 एकम 2 आएगा और इनकी प्लस माइनस करके बीच वाला ही नंबर आएगा, और प्लस का 1 ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये मैंने इसको टुकड़े कर लिए हैं इसके। अब यहाँ पर क्या है भैया, 2 भी कॉमन है दोनों में, m1 भी कॉमन है, तो 2m1 आप कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर 2 बाहर आ गया, m1 बाहर आ गया, m1 का स्क्वायर था तो अंदर सिर्फ एक m1 रह गया, ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो खाली 1 रह गया। माइनस का माइनस लिखा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो m1 माइनस m1 ओनली 1 ये आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब सवाल सही कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर जो 2 ब्रैकेट हैं उनको एक बार आप लिख दीजिए,
ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया और दूसरी चीज़ें जो है वो दूसरे ब्रैकेट में बंद करके लिख दीजिए। ये मैंने यहाँ पर लिख दी, दोनों 0 के बराबर चल रही हैं तो दोनों के इक्वल में 0 रख दो। तो m1 - 1 = 0 आप रखेंगे और यहाँ पे 2m1 - 1 = 0 रखेंगे। यहाँ से m1 की वैल्यू आपकी जो है वो 1 आ जाएगी और यहाँ से m1 की वैल्यू आपकी जो है वो 1/2 आ जाएगी। तो आपका जो है वो स्लोप निकालना था, फाइंड द स्लोप। स्लोप आपका निकल चुका है, m1 की वैल्यू 1 आई है और एक वैल्यू हाफ आई है। m1 क्या आ गई तो फटाफट से आप 2m1 की भी निकाल लेंगे, मतलब इन वैल्यू का डबल करना है तो आपकी निकल जाएंगी। इसका डबल करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हमको करना था। तो यहाँ पर हमने एक एंगल वाला सवाल कर लिया, एक हमने परपेंडिकुलर वाला सवाल कर लिया, एक हमने पैरेलल वाला भी सवाल कर लिया। तो तीनों जो टाइप थी वो तीनों टाइप के सवाल हमने यहाँ पर देखे। तो इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज जो है इसकी बहुत अच्छे तरीके से सारे जो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे हम उसके सवाल कराने के साथ साथ मैंने पूरी करवा दी है आपको। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अब कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए हैं, फटाफट से वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और फिर चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन तो इसी से रिलेटेड सारी बातें होंगी। अब यहाँ पर पढ़नी है आपको हेडिंग्स, कुछ चीज़ें समझनी है। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि एक जो लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन बनती है, हर एक लाइन की एक इक्वेशन होती है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन। अब वो कितने टाइप की या कितने अलग अलग तरीकों की हो सकती हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो लाइन अगर किसी ग्राफ पेपर पे बन रही है तो भैया ऐसी भी बन सकती है, ठीक है जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही बन सकती हैं और एक आपकी ऐसी खड़ी भी बन सकती है। तो आइए इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन की। अब यहाँ पर अगर कोई लाइन हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर हमें इस तरह से लेटी हुई नज़र आ रही है तो हम देखेंगे तो वो क्या होगी, वो हमारी जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल होगी। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ये समझ में आती है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी ऐसी लाइंस की, तो बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस से इस लाइन का जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी दूरी होगी वो आपकी किस पे होगी, वो आपकी वाई एक्सिस के ऊपर होगी, वो आपकी वाई एक्सिस पर होगी। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन बन जाएगी y = a। अगर पॉजिटिव में ऊपर कोई लाइन है हॉरिजॉन्टल में तो y = a, और सेम इसी तरीके से अगर नीचे बन रही है तो निगेटिव में तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो नीचे कहीं जाके निगेटिव की वैल्यू मिलेगी y की। तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी फिर -a मतलब जितना भी यूनिट होगा वो यूनिट। तो इस तरीके से इक्वेशन इसकी बन जाएंगी। यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि अगर कोई लाइन L है जिसको हमने एल लाइन माना, ठीक है, ये रही और उसका कुछ डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है जी, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो a या -a होगा। मतलब एक्स एक्सिस से हम देखें ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में a मान लिया, नीचे गए तो नेगेटिव का a मान लिया। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, द इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज आइदर y = a और y = -a। तो या तो पॉजिटिव का a बनेगी इक्वेशन या y = का a बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है। इसलिए अब ये आपका इसका हो गया। अब आ जाओ इधर वर्टिकल का, सेम चीज़ वर्टिकल में है। अब अगर कोई लाइन वर्टिकल है खड़ी हुई है सीधी तो वो फिर क्या होगी, वो y एक्सिस से पैरेलल होगी ना, y एक्सिस से पैरेलल होगी। तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए अगर हम 0 पे खड़े हुए हैं, हम इधर बढ़े तो हम किस पे बढ़ रहे हैं, हम x एक्सिस पे बढ़ रहे हैं निगेटिव की तरफ। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें -b, ठीक है जी। ए रख दो, बी रख दो, यहाँ ए रखा था इसलिए वहाँ पे भी रखा है, अदरवाइज बात वही है सेम। अगर हम 0 से इधर बढ़ेंगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो हम एक्स एक्सिस पर बढ़ रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन के लिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव का बी भी, मतलब जो भी पॉइंट या जो भी जितने पर भी वो लाइन होगी एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से आपको इसकी इक्वेशन मिल जाती है x = b या फिर x = -b। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की पोजिशन हो गई कि अगर ऊपर होगी, ठीक है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, नीचे होगी तो नेगेटिव में आएगा, राइट में होगी तो पॉजिटिव की होगी, लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव की होगी। सिंपल एज दैट। आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से वो किधर है और बेहतर तरीके से आप समझ सकें, इसीलिए एग्जाम्पल भी आपको समझा देता हूं। सवाल है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की, रेखा की समीकरण इक्वेशन बतानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2 और 3। जो एक्स एक्सिस नहीं, एक्सिस मतलब दोनों का, एक्स एक्सिस से भी बतानी है, वाई एक्सिस से भी। तो कोई एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, ये पॉइंट है, ये रहा -2 और +3, तो इस पॉइंट से होकर लाइन गुजर रही है। तो एक लाइन हमने गुजार दी एक्स एक्सिस से पैरेलल, ठीक है जी, ये आ गई एक्स एक्सिस से पैरेलल,
और एक लाइन हमें गुजार दी वाई एक्सिस से पैरेलल, ये आ गई वाई एक्सिस से पैरेलल वाली। इतनी बात समझ में आई। देखिए अब इन दोनों लाइनों की इक्वेशन बनानी है, तो आप देखिए यहाँ पर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 3। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर हम इससे यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस से पैरेलल यहाँ पर देखें वाई, तो वाई पे जो ये लाइन है ये क्या होगी, हम कहीं पर भी चले जाएं इसमें तो इसमें वाई की वैल्यू 3 ही रहेगी, क्योंकि हम वाई पे तो सिर्फ 3 यूनिट तक ऊपर बढ़े, इसके बाद ऊपर थोड़ी गए। तो अब यहाँ पर हम इधर जाएं या इधर जाएं तो हमारी जो वाई की वैल्यू है वो हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है, 3 यूनिट। तो इस तरीके से इक्वेशन आपको मिल जाती है। क्या इक्वेशन मिल जाती है कि y इज इक्वल टू 3, सिंपल एज दैट, क्योंकि y की वैल्यू यही रहनी है। x की चेंज होगी, अगर आप इधर बढ़ेंगे तो x बढ़ेगा पॉजिटिव में, इधर जाएंगे तो x आपका माइनस होगा। ऐसे आपको इसको समझना है। अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर ये लाइन जो है ये y एक्सिस से पैरेलल है, मतलब x एक्सिस पे -2 तक आई है, यहाँ तक आई है। अब ये सिर्फ y के ही ऊपर इधर उधर जा रही है, तो x एक्सिस पे तो आगे नहीं जा रही, तो x एक्सिस की या x की वैल्यू यहाँ पर हमेशा -2 ही रहेगी, क्योंकि हम x पे -2 तक बढ़े बस। अब हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर नीचे जब जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, तो x की वैल्यू आपकी यही रहेगी, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देख लेना है लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है, और जो पैरेलल है उसके अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स का पता चल जाएगा। अगली जो इक्वेशन आपको पढ़नी है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके नाम से समझो, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर एक पॉइंट है और एक स्लोप है। आइए समझते हैं कैसे इक्वेशन बनेगी। देखिए ये एक लाइन है जिसको हमने एल से डिनोट किया है, इसका कुछ स्लोप होगा। अगर ये एक्स एक्सिस ऐसे आगे बढ़ती हुई जा रही होगी और ये लाइन ऐसे और आगे बढ़ती हुई आ रही होगी, तो यहाँ पर इसका कुछ स्लोप होगा, कुछ ये तिरछी होगी एक्स एक्सिस पर। ठीक है जी, बात समझ में आती है। उस स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अब इसी लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है आपका ये P जिसको हमने x और y बोला, एक पॉइंट है दूसरा P0 जिसको हमने x0 y0 इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने बोला। अब अगर ऐसे हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक है जी, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें उसका स्लोप, उसका m भी पता हो, तो हम उस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। जी हाँ, कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। आपको पता है ना इक्वेशन से, 10th क्लास में आप इक्वेशन से लाइन बनाते थे, यहाँ लाइन से इक्वेशन बना रहे हैं बेसिकली। अब आप 11th में उल्टा कर रहे हैं, 10th क्लास में जो किया था उसी का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हमें लाइन पता है, उसके बाद 2 पॉइंट पता है, वो कितनी तिरछी है, उसका ढलान कितना है, स्लोप पता है, तो आप इक्वेशन बना सकते हैं जिसका फार्मूला है ये रहा फॉर्मूला, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x0। अब सिंपल क्या है वो ये भैया, y माइनस y0 मतलब अगर आप इसको y1 और y2 नाम बोलते तो y2 माइनस y1 हो जाता। ठीक है, तो y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू में करेंगे फिर x माइनस x0 मतलब x माइनस x0, ये आप करेंगे। वो तीनों चीज़ें आपको पता होंगी, m पता होगा, ये सारी वैल्यू पता होंगी। और अगर m आपको नहीं भी पता तो आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला आता तो है, उससे निकाल लेना। ये रहा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाना, निकाल लेना। तो बेसिकली इसमें अगर आप ये वैल्यू रख देंगे जो भी इनके पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। द नेम ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन इज 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे तो कैसे फॉर्म बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे लाइन की। तो यहाँ पर हमें एक लाइन दी गई है L, ठीक है, हमें 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट हमें ये P1 गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 और y1 बोला, एक पॉइंट हमें दूसरा ये गिवन है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 और y2 बोला। तो 2 पॉइंट गिवन है। अब हमने यहाँ पर तीसरा एक और पॉइंट ले लिया है रैंडम बीच में कोई, जिसको हमने P नाम दिया खाली, और उसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं x और y। ये तीसरा पॉइंट हमने जनरल पॉइंट लिया है जिसको आपको जनरल पॉइंट किताब में बोला गया है। अब अगर ऐसे हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन की मतलब ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वही बात, एक बात ये है कि अगर एक लाइन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए, तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही लाइन पर ये पॉइंट्स हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाए जाते हैं। और जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पर स्लोप बराबर होता है, मतलब अगर आप सिर्फ इस लाइन का स्लोप देखेंगे जब भी यही आएगा, और अगर आप इस पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन का स्लोप देखेंगे तो जब भी तो स्लोप यही आएगा, तो स्लोप तो सेम रहेगा यहाँ पे कोलिनियर
लीनियर पॉइंट्स का स्लोप सेम होता है। तो इट मीन्स इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम इनका स्लोप बराबर रखेंगे। अब स्लोप मतलब वही m की वैल्यू मतलब y2 माइनस y1। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ इन दोनों का देखेंगे तो यहाँ पर y माइनस y1 होगा, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो यहाँ से तो इसका स्लोप निकल गया, ठीक है जी। इतनी लाइन का आप कह सकते हैं जो आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर इसका स्लोप बराबर होगा बाकी की लाइन से, मतलब अगर हम पूरी लाइन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी स्लोप सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर दूसरा स्लोप हमने निकाला y2 माइनस y1, मतलब y2 माइनस y1 इस पूरी लाइन का, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक देखा वो भी सेम आएगा। अब दोनों स्लोप बराबर होंगे। अब देखिए एक चीज़ ये कि अगर हम इस नीचे वाली चीज़ को उठा के x माइनस x1 नीचे डिवाइड में है, जब इक्वल के इधर चले जाएंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो ये देखिए ये वाला पार्ट अब ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया x माइनस x1। अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसे मॉडिफाई हो गया। तो ये है आपका 2 पॉइंट निकालने का फार्मूला, कि जब आपको 2 पॉइंट पता हो तो आप इक्वेशन कैसे निकालें उसका फार्मूला है। लेकिन अभी भी इसमें आप थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, आप इसको देखो ना, ये क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या होता है, ये तो स्लोप का फार्मूला होता है। इट मीन्स यहाँ पर आप स्लोप का m भी रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। इसको आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे m रख के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ये y और y1 इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होंगी, जो भी आपने कोऑर्डिनेट्स लिए होंगे उनके अकॉर्डिंग। तो ये था फॉर्मूला। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे लाइन की, उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन बन जाएगी। अगली टाइप की जो फॉर्म है वो बनती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कैसी फॉर्म से इक्वेशन बनेगी बताता हूँ। हमारे पास एक ग्राफ पेपर पे एक लाइन बनी हुई है, अगर वो लाइन किसी दूसरी एक्सिस को कहीं पर इंटरसेप्ट कर रही है, उसके ऊपर चढ़ के जा रही है, तो इसकी हेल्प लेकर भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। जी हाँ, फिर हमें पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये एक लाइन है L और ये y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको हम c से डिनोट कर लेते हैं, c मान लेते हैं। स्लोप m होता ही है। तो अगर आपको ऐसे पता हो कि कोई लाइन किसी एक्सिस के ऊपर, लेट्स सपोज अभी y एक्सिस की बात कर रहा हूं, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करती है, तो हमें उसके पॉइंट्स पता चल जाएंगे। भैया x तो 0 ही रहेगा जब y एक्सिस पे कटेगी, और y एक्सिस का मतलब y का कोई कोऑर्डिनेट आएगा। तो वो जो भी कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, जिसको हमने c से डिनोट किया है, और स्लोप हमें पता है m, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, mx प्लस सी। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो यहाँ पर आपको स्लोप पता होगा, m निकाल लेंगे आप, आपको x पता होगा, और आपको c जो होती है कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर है c, आपको ये भी पता है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए ये आपकी कंडीशन हो गई। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि भैया एक्स एक्सिस पर अगर ये काटे, जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर से क्रॉस करें, तो उसको हम पढ़ेंगे एक्स इंटरसेप्ट डी। ठीक है, उसको हमने डी से डिनोट करा है यहाँ पे। तो उस फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m बाहर और ब्रैकेट के अंदर x माइनस डी। तो ये आपका जब फॉर्मूला हो जाएगा, तो दोनों फॉर्मूलों को मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। अब एग्जाम्पल भी समझ लीजिए साथ साथ, तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सवाल ऐसे बनेगा, राइट द इक्वेशन, समीकरण लिखो, इक्वेशन बनाओ ऑफ द लाइन फॉर विच, ठीक है, एक ऐसी लाइन की जिसका tan थीटा मतलब जिसका स्लोप है वो 1/2 दिया गया है, वेयर थीटा इज द, ठीक है पता है हमें। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, y इंटरसेप्ट, जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो -3/2 है। अब y इंटरसेप्ट की आपको पता है ये होती है, क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आपको पता है बहुत अच्छे से y इज इक्वल टू mx प्लस सी है यहाँ पर, y इज इक्वल टू, अब स्लोप कितना है आपका, कितना दिया गया, 1/2 दिया गया है, और x की जगह पर आप x का x एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, सी कांस्टेंट टर्म जो कितना है आपका इंटरसेप्ट में जो दी गई है वो की जो कि है -3/2, तो -3/2 यहाँ पर लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस माइनस होता है, -3/2 होता है। अब इनका अगर आप एलसीएम लेके, नीचे दोनों के बटे में 2 है तो 2 का एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ले देके जो भी आपकी कहानी आएगी, इक्वेशन आपकी कुछ इस प्रकार ये बनेगी 2y माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई थी। फिर एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आगे ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये बन गया
गई आपकी इक्वेशन। ऐसे फॉर्मूला लगा के आपको इक्वेशन बनानी है। ऐसे इसका ये ऑप्शन है, इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, तो एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के कर देंगे इसको, सिंपल एज दैट। तो आप इसको फिर इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका फिर हो जाएगा y इज इक्वल टू एम बाहर और x माइनस डी, ये आपका हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम आपका 1/2 है, x माइनस डी। अब d कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो उससे भी आप इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए हैं। अगर इंटरसेप्ट की ज़रूरत पड़े फॉर्म निकालने के लिए तो इनका यूज़ हो जाएगा। एक तरीका और बचा है, लास्ट तरीका है जिससे इक्वेशन बना सकते हैं आप। उस तरीके का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे प्रॉपर इंटरसेप्ट होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे भी हो रहा है, दोनों का यूज करके। अभी पहले हमने देखा एक का यूज करके, अब दोनों का अगर यूज हो रहा हो, मतलब कहीं पर हमारी कोई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट कर रही है। अब एक्स एक्सिस पर कर रही है तो एक्स एक्सिस पर एक्स का तो भाई कोई ना कोई पॉइंट होगा, किसी ना किसी नंबर पे करा होगा। हाँ, y 0 होगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि y की वैल्यू कुछ नहीं होगी। ऐसे ही y एक्सिस की बात करूं तो x 0 होगा, क्योंकि x पर हम कहीं नहीं बढ़े। हाँ, y की कुछ वैल्यू जरूर होगी, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, तो उसको हमने b से कंसिडर किया। तो अगर कोई लाइन इस तरीके से x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रही है और हमें उसका जो है वो निकालना हो, क्या निकालना हो, इक्वेशन बनानी हो उस लाइन की, तो भैया ये फॉर्मूला है सिंपल सा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। यहाँ से आपका x और y दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, यहाँ से इनके पॉइंट्स आपको पता होंगे, 1 के इक्वल रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन जो है वो बनी हुई मिल जाएगी। तो इसका यूज़ करके भी आप डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, काफ़ी बड़ी PDF भी बन चुकी है। तो अगर मैं देखूं, शुरू से हमने सबसे पहले सीखा भाई स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा। फिर उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, कुछ रिवीजन करा जो पहले की चीज़ें थी, ठीक है, एरिया का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उनकी हेल्प लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। फिर हमने स्लोप ऑफ लाइन समझा कि स्लोप क्या होता है, रेखा की ढलान क्या होती है। उसके बाद कुछ कंडीशन होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो क्या स्लोप बनेगा, अगर इंटरसेक्टिंग हो तो क्या स्लोप बनेगा, अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या स्लोप बनेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद फिर हमने वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन सीखी कि इक्वेशन की कितने तरीके की फॉर्म होती हैं, जिसमें हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखी। हमने यहाँ पर ये सीखा पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट होती है और फिर सबसे लास्ट में इंटरसेप्ट होती है। सारी फॉर्म वगैरह पढ़ ली हमने। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको ज़रूर ट्राई करें। जब आप ट्राई करेंगे जब भी आपसे सॉल्व करना आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आप सही करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, अब कैसे कहाँ पर क्या चीज़ निकालनी है, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हुए सवालों को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल कैसे होगा बता दीजिए। वहाँ पर भी आपकी हेल्प जो है वो कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें और सारे ही 11th क्लास के बच्चों तक शेयर करके इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, ताकि जब वो रिविज़न करने बैठें तो फटाफट से इस वीडियो के माध्यम से उनका रिवीजन हो जाए चैप्टर का, और जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे उनको रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। इसीलिए सबकी हेल्प करने के लिए आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।